हे फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू एग्री स्मार्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में सीड जर्मिनेशन, टाइप्स ऑफ सीड जर्मिनेशन और फैक्टर्स अफेक्टिंग जर्मिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज सीड जर्मिनेशन? सीड जर्मिनेशन क्या होता है? तो सीड को जब ऑप्टिमम मॉइस्चर, टेम्परेचर और एयर, मतलब जितना उसको चाहिए, जितना अमाउंट में उसको रिक्वायर्ड है उतना अमाउंट में मॉइस्चर, टेम्परेचर और एयर मिलता है, तो सीड के अंदर जो एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है वो एक्टिव हो जाता है और सीड कोट को रप्चर करते हुए न्यू ग्रोथ को स्टार्ट करता है और न्यू प्लांट में डेवलप हो जाता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सीड जर्मिनेशन। या फिर सिंपल टर्म्स में जो एम्ब्रियो में न्यू ग्रोथ स्टार्ट होता है उसी को हम लोग जर्मिनेशन बोलते हैं। ठीक है। अब टाइप्स ऑफ सीड जर्मिनेशन। टाइप्स ऑफ सीड जर्मिनेशन में सबसे पहला है हाइपोजियल जर्मिनेशन। तो हाइपोजियल जर्मिनेशन को समझने से पहले एक चीज़ देख लेते हैं, एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल क्या होता है। ये जो डायग्राम है ये एक सीडलिंग का डायग्राम है। ठीक है। तो इस डायग्राम में ये वाला जो पोर्शन है ये है कॉटिलेडन, ये जो दोनों हैं ये कॉटिलेडन है। तो कॉटिलेडन के नीचे वाला जो पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोकोटाइल। कॉटिलेडन के नीचे वाले पार्ट को हाइपोकोटाइल बोलते हैं और इसी कॉटिलेडन के ऊपर वाला जो पार्ट है ये, इसको हम लोग एपिकोटाइल बोलते हैं। ओके। सब हाइपोजियल जर्मिनेशन। इसमें क्या होता है कि जो कॉटिलेडन के ऊपर वाला पार्ट होता है एपिकोटाइल, वो तेज़ी से ग्रो करता है। ठीक है। तो जिसके वजह से कॉटिलेडन जो है वो सॉइल के अंदर ही रह जाता है। ठीक है। यहाँ पे ये जो कॉटिलेडन है ना, इसके ऊपर वाला पार्ट है एपिकोटाइल, वो तेज़ी से ग्रो करेगा जिसके वजह से ये कॉटिलेडन सॉइल के अंदर ही रहेगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपोजियल जर्मिनेशन। तो मोस्टली जो है हाइपोजियल जर्मिनेशन सारे मोनोकॉटिलेडन क्रॉप जो होते हैं उन सब में हाइपोजियल जर्मिनेशन होता है, लेकिन डाइकॉटिलेडनस क्रॉप में एग्जाम्पल है इसका ग्राम, पी या फिर ग्राउंडनट। ठीक है। यहाँ पर एक डायग्राम है जिसमें ये प्रोसेस को थोड़ा दिखाया गया है। ठीक है। तो यहाँ ये सीड है, पी का सीड है, इसमें से रेडिकल निकला। ठीक है। ये प्ल्यूम्यूल निकला। ओके। फिर ये जो सीड है इसमें जो रेडिकल निकला ये कॉटिलेडन हो गया। इसके नीचे वाला जो पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपोकोटाइल। और ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको बोलते हैं एपिकोटाइल। ठीक है। तो एपिकोटाइल फास्ट ग्रो कर रहा है। ओके। तो फास्ट ग्रो करते हुए ये सॉइल के बाहर आ गया और कॉटिलेडन कहाँ है? सॉइल के अंदर है। ओके। तो इसको अब नेक्स्ट है एपीजियल जर्मिनेशन। एपीजियल जर्मिनेशन में क्या होता है? जो कॉटिलेडन होता है, कॉटिलेडन के जो नीचे वाला पार्ट होता है जिसको हम लोग हाइपोकोटाइल बोलते हैं, वो तेज़ी से ग्रो करेगा जिसके वजह से जो कॉटिलेडन है वो सॉइल के बाहर आ जाएगा। ठीक है। या फिर जब कॉटिलेडन जो है सॉइल सरफेस के ऊपर एमर्ज होता है या ऊपर आ जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एपीजियल जर्मिनेशन। इसका एग्जाम्पल क्या है? तो कैस्टर, कॉटन, पपाया, अनियन, बीन, इन सब में एपीजियल जर्मिनेशन होता है। ओके। इसमें जो कॉटिलेडन होता है वो सिर्फ फूड स्टोरेज का काम नहीं करता है, वो फोटोसिंथेसिस का भी काम करता है जब तक जो सीडलिंग है वो खुद केपेबल नहीं हो जाता है फोटोसिंथेसिस करने के लिए। ओके। यहाँ पे देखिए ये एपीजियल जर्मिनेशन शो किया गया है। इसमें सीड से निकला पहले रेडिकल। ठीक है। तो ये हो गया हाइपोकोटाइल। अब ये बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। ओके। तो जिसके वजह से तेज़ी से ग्रो करने की वजह से ये जो कॉटिलेडन होगा इसको सॉइल के बाहर पुश करेगा। ओके। तो ये सॉइल के बाहर पुश कर दिया तो कॉटिलेडन सॉइल के बाहर आ गया। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सो द थर्ड टाइप ऑफ जर्मिनेशन इज विविपैरस जर्मिनेशन। ये जनरली मैंग्रोव प्लांट्स में होता है। ओके। इसका एग्जाम्पल है राइजोफोरा। रेड मैंग्रोव्स को हम लोग राइजोफोरा बोलते हैं। मैंग्रोव प्लांट्स में क्या होता है कि जो सीड्स होते हैं वो ग्राउंड पर जर्मिनेट नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सॉल्ट का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है और मार्शी एरिया होने के वजह से, दलदली जैसा होने के वजह से ऑक्सीजन की कमी होती है। तो इसमें जो सीड में एम्ब्रियो जो प्रेजेंट होता है वो फ्रूट के अंदर ही ग्रोथ करना स्टार्ट कर देता है, जबकि फ्रूट जो है अपने मदर प्लांट या पेरेंट प्लांट से अटैच रहता है। उसी टाइम जो है एम्ब्रियो ग्रोथ करना स्टार्ट कर देता है।
अब ये जो कॉटिलेडन के नीचे वाला पार्ट है जिसको हाइपोकोटाइल बोलते हैं, वो इलोंगेट होने लगेगा और रेडिकल को पुश करने लगेगा, फ्रूट के बाहर पुश करने लगेगा, जिसके वजह से जो सीडलिंग होगा वो हैवी हो जाएगा, भारी हो जाएगा, और हैवी होने के वजह से उसका फ्रूट से कनेक्शन टूट जाएगा और वो सॉल्ट रिच वाटर में गिर जाएगा, जिससे ये ऐसे पोजीशन में गिरेगा कि जो प्लूमियल होता है, ऊपर वाला जो पार्ट होगा वो ऊपर ही रहेगा, सॉल्टी वाटर से ऊपर रहेगा, और जो नीचे वाला पार्ट है रेडिकल वो जाकर मड में फिक्स हो जाएगा और फिर न्यू रूट्स को फॉर्म करेगा। इसको हम लोग अब डायग्राम में देखते हैं। यहाँ देखिए, ये जो प्लांट है ये राइजोफोरा का प्लांट है जिसको हम लोग रेड मैंग्रोव भी बोलते हैं। ओके, तो इसमें ये है फ्रूट। अब फ्रूट में जो सीड प्रेजेंट होता है उसके अंदर जो एम्ब्रियो था उसका ये हाइपोकोटाइल बाहर आने लगा। अब बाहर आने लगा तो ये देखिए इस टाइप से लंबा हो गया। अब इतना बाहर आया, ये हैवी हो गया, अब सीडलिंग हैवी हो गया तो ये गिरेगा वाटर में। ठीक है, मडी वाटर में गिरा तो प्लूम्यूल वाला पार्ट ऊपर रहेगा और जो नीचे रेडिकल वाला पार्ट था वो मड में फिक्स हो जाएगा। ओके, और फिर रेडिकल जो है वो रूट का फॉर्मेशन करेगा और न्यू प्लांट का ग्रोथ हो जाएगा। सो अब देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग जर्मिनेशन। तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो जर्मिनेशन को अफेक्ट करता है या जर्मिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला है मॉइस्चर। जो हम लोग सीड को स्टोर करके रखते हैं उसमें कितना मॉइस्चर होता है, 10 to 15%। ये वेरी करता है। ओके, 10 to 15% मॉइस्चर होता है ड्राई स्टोर्ड सीड में। लेकिन जब सीड को जर्मिनेट करना होता है तो उसको कितना मॉइस्चर चाहिए होता है, तो 70 to 75% मॉइस्चर उसको रिक्वायर्ड होता है। ओके, ये जो मॉइस्चर है ये सीड कोट को वीकन करने में, मतलब कमज़ोर करने में भी हेल्प करता है, जिसके वजह से सीड कोट रप्चर होता है, मतलब फटता है और रेडिकल और प्लूम्यूल को बाहर आने देता है। ओके, तो मॉइस्चर जो है वो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जर्मिनेशन के लिए। फिर नेक्स्ट वाला है टेम्परेचर। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर जो सीड जर्मिनेशन के लिए चाहिए होता है वो 20 से 35 डिग्री सेल्सियस होता है। ओके, इससे अगर बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर होगा और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर ज़्यादा भी होगा तो सीड जर्मिनेट नहीं कर पाएगा। ऑप्टिमम इज 20 to 35 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट वन है एयर। जो जर्मिनेटिंग सीड होता है वो बहुत ज़्यादा रेस्पायर करता है। क्यों? जिससे रेस्पिरेशन से उसको एनर्जी मिलता है। ओके, रेस्पिरेशन से एनर्जी मिलता है, इस वजह से जो जर्मिनेटिंग सीड है वो बहुत ज़्यादा रेस्पायर करता है। तो जो एनर्जी मिलता है उससे जो एम्ब्रियो है वो ग्रो करता है। तो जर्मिनेटिंग सीड को ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होता है। ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है जर्मिनेशन के लिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट है लाइट। बहुत सारे सीड ऐसे होते हैं जिनको लाइट की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं होती है जर्मिनेशन के लिए। ओके, सिर्फ जर्मिनेशन के लिए उनको लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, पर कुछ ऐसे सीड होते हैं जो बिना लाइट के जर्मिनेट कर ही नहीं सकते। जैसे कि इसका एग्जांपल है टोमेटो, लेट्यूस, टोबैको एक्सेट्रा। इन सारे चीज़ों में लाइट इम्पॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर हमारा जर्मिनेशन टॉपिक आज कवर हो गया है। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन पर पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही एग्रीकल्चर रिलेटेड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब मिलते हैं